आदर और सम्मान के योग्य हमसे बिछुड़ गए साथियों के परिवारजन और दूसरे साथी और सेमिनार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध मित्रों, सबसे पहले तो मैं शिक्षा जगत के रचनात्मक व्यक्तित्वों को और समाज परिवर्तन के लड़ाई की लड़ने वाले योद्धाओं को नमन करता हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने उनके साथ निजी अनुभवों को साझा किया। 3 साथियों के साथ मेरे बहुत निजी अनुभव हैं, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता। शायद 4 साथियों के बारे में एक सामान्य बात लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये साथी सबसे पहले तो ऐसे शिक्षक तो ये थे जो बच्चों के साथ बच्चा बनना जानते थे। इनके शिक्षा जगत की जो भूमिका रही, उस भूमिका में ये खासियत है, और ये बहुत बड़ी खासियत है किसी भी शिक्षक में, जो बच्चे के साथ बच्चा हो जाए। अलग अलग हो सकती है इनकी प्रतिभा, लेकिन ये सभी साथी ऐसे थे। दूसरा, ये शिक्षा के ढांचे में रहकर केवल वही शिक्षा नहीं करते थे जो शिक्षा प्रशासन और सरकार देना चाहता है। ये समाज बदलाव के लिए शिक्षा की बात करने वाले साथी हैं। शिक्षा के 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो सरकार या प्रशासन बताता है भाई ऐसे करना है, सिलेबस पढ़ाने हैं, कंपटीशन की तैयारी करवानी है, नंबर दिलवाने हैं बच्चों को। एक दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि नहीं, शिक्षा से एक सच्चा, एक खोज करने वाला, जिज्ञासु, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाला एक इंसान बनाना है। एक ये सोच है, ये वैकल्पिक सोच है, ये सोच उनकी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जो नीति निर्माता है उनकी सोच ये नहीं है, लेकिन ये चारों योद्धा शिक्षा को इस जगह से देखते थे। ये बात पक्की है, मैं अनुभवों के विस्तार में नहीं जा सकता हूँ, समय की सीमा है। 3 साथियों के साथ निजी अनुभवों के आधार पर और चौथे साथी के संघर्षों को सुनकर इस नतीजे पर मैं पहुंच गया कि ये साथी जो है ये ऐसी शिक्षा चाहते थे जो समाज के अंदर न्याय का पक्ष बनाए, न्याय संगत समाज का निर्माण करे। ऐसी शिक्षा के पक्षधर साथी है। आज आप उनकी याद में इकट्ठा हुए। शिक्षा जगत में उनके योगदान को और समाज परिवर्तन के लिए उनकी इच्छाओं और प्रतिबद्धताओं को याद किया, और मुझे भी शामिल होने का अवसर दिया। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। जो विषय चुना गया, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके प्रभाव, इस विषय को लेकर मैं 2 बातों से अपनी बात को शुरू करूंगा। ये शिक्षा नीति ना तो नई शिक्षा नीति है, एक बात, और ना ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। विषय तो आपने चुना है, बात करेंगे इस पे। और दूसरी बात ये कि इसके जो प्रभाव है, वो प्रभाव इसके बहुत पहले से जो कुछ भी समाज के अंदर 1990
के दशक से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए, जो बदलाव किए गए, उन बदलावों का जो प्रभाव पड़ चुका, उन प्रभावों को समेटने वाली नीति है और इस तरह से समेटना चाहती है कि उन प्रभावों का प्रभाव गुणात्मक रूप से ज्यादा हो जाए, गहरा हो जाए समाज में। तो ये शिक्षा नीति मेरी समझ से ना तो नई है और ना ही इसके प्रभाव ऐसे हैं जो अब दिखाई देंगे। 1990 के दशक में जो नीतियां अपनाई गई, उसके अंदर से शिक्षा नीति निकल के आती है 2020 में। 1990 की जो शिक्षा जो नीतियां थी वो क्या थी? साधारण बातों में उसको उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां बोलते हैं। यानी हमने अपने देश के ढांचे को बदल दिया। जो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप होता है वो 1990 में छोड़ दिया गया और स्वरूप बना दिया गया मुनाफाखोरी का राज्य। बहुत अंतर है। तो ये जो मुनाफाखोरी का राज्य बनाया गया 1990 के अंदर, कल्याणकारी राज्य को छोड़कर, उसके अंदर शिक्षा भी थी। पहले 1990 से पहले जो शिक्षा काम करती थी वो कल्याणकारी राज्य को मजबूत बनाने का काम करती थी। 1950 से 1990 के बाद क्योंकि राज्य ने अपना चरित्र बदल लिया, अपना रोल बदल लिया, अपनी भूमिका बदल ली, लोगों के साथ, नागरिकों के साथ अपना संबंध बदल लिया, उसी अनुपात में शिक्षा भी बदल गई। अब शिक्षा कल्याणकारी राज्य के लिए काम नहीं कर रही। अब शिक्षा एक ऐसे राज्य के लिए काम कर रही थी जिसने ये कह दिया बकायदा, जिस राज्य ने ये घोषणा कर दी कि हर चीज पर, भाई देखो एक टर्म है अंग्रेजी में मामूली सी है, यूजर चार्जेस लगेंगे, यूजर फीस लगेगी। ये 1990 में कहना शुरू किया गया था, यूजर फीस। अब आप देख लीजिए कि हर चीज के ऊपर यूजर फीस लगती है। सड़क पे जब आप चलते हो तो आप 2 रुपए किलोमीटर दे रहे हो कंपनियों को जिन्होंने सड़कें बनाई है। 2 रुपए किलोमीटर दे रहे हो आप, पता नहीं है आम आदमी या बैठे हुए जन तो जानते होंगे, विद्वान जन है। तो ये जो इस तरह का राज्य बना जिसने नागरिकों के साथ सौदा किया, हर कदम पे सौदा किया कि अब नागरिक जो है वो अपने खून पसीने की कमाई को और ज्यादा मेरे पास जमा करवाएंगे। ये उसका चरित्र बन गया 1990 के बाद।